हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी खास पल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जबकि हर पल को ही अपने हुनर से खास बना देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप में यह हुनर है तो आपकी ज़िंदगी मज़े में ही बीत जाएगी। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ये तलाश करते हैं कि किस मौसम में उन्हें पढ़ने में मज़ा आता है या किस समय में पढ़ने में मज़ा आता है। तो उस मौसम का, उस समय का वो इंतज़ार करते हैं, जबकि वो मौसम आते आते, समय आते आते उनका बहुत सा समय पास हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हर वीडियो के पहले मोटिवेशनल सेंटेंस सुनने के लिए और अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे प्यारा सा गुड नॉलेज चैनल पर बने रहिए। तो आप सबका इस चैनल पर स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 जो बहुपद यानी पॉलिनोमियल है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर 2। क्लास 10 चैप्टर 2 है बहुपद। बहुपद का जो इंग्लिश वर्ड पॉलिनोमियल है ये दो शब्द से बना है, पॉली और नोमियल, जिसका मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी यानी कि बहु, और नोमियल का मतलब होता है पद यानी टर्म, यानी बहुत पद हो तो उसे हम लोग कहते हैं बहुपद। तो बहुपद वास्तव में क्या है, इसका डिफिनेशन किस तरह से होगा, चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, उसके बाद में इसका बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे। बहुपद हम लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हुए हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक यानी चर और अचर का जो संग्रह होता है, युग्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे देखिए 2x² + 5x - 3 यह एक बीजीय व्यंजक है, ठीक। उसी तरह से 2x⁴y² ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तो बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या आपको पता है, जो संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बहुपद का इस तरह से परिभाषा हो गया, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात यानी पावर, जैसे 2x² + 5 में घात 2 है यानी पावर 2 है, जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 5x² + 2x यह एक बहुपद है। 3x³ + 5x² - 2x + 5 ये भी एक बहुपद है। इस तरह से बहुपद में चर और अचर मिला हुआ रहता है। लेकिन केवल यदि 5 लिखे तो ये भी एक बहुपद है, क्योंकि हम लोग 5 को लिख सकते हैं 5x⁴0। 5x⁴0, x⁴0 किसी भी अंक का पावर 0 होता है, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये 5 × 1 हो जाएगा, यानी 5 × 1 यानी 5, फिर ये 5 आ गया। इस तरह से 5 भी एक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि इसमें पहचानिए कौन बीजीय, इसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। आप जितना भी बोर्ड पर देख रहे हैं सबको नोट करते जाइए। अब हम लोग देख रहे हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, और आप लोग ध्यान दीजिए। बहुपद है, बहुपद नहीं है, ठीक। जैसे देखिए 2x² + 5x - 3 यह एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ चर का घात एक पूर्ण संख्या है। चर का घात का मतलब जो x, y, z होगा उसका घात पूर्ण संख्या, जो 0 से स्टार्ट होकर
अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, तो यह एक पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए 2x के पावर -2 प्लस 5 यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर का घात जो है माइनस में है और माइनस में पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो यह एक बहुपद नहीं है और यह एक बहुपद है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछता है बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद है, या बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो चर होगा उसका घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी जाकर वो बहुपद कहलाएगा। जैसे देखिए आगे √2x प्लस 5 ये भी एक बहुपद है, क्योंकि रूट जो है 2 पर है। इस तरह से हम लोग अचर से मतलब नहीं है, चर से मतलब है, यानी चर का घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। अचर का घात कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, तो ये एक बहुपद होगा। लेकिन अगर इसी को इस तरह से लिख जाए 2x प्लस 5 तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो रूट है वो 2 पर भी है और x पर भी है। तो x यदि रूट में है तो इसका मतलब है x का पावर 1/2, तो पावर आ गया 1/2 यानी बटा में आ गया, यानी कि यह पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक बहुपद नहीं होगा। आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहिए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये आते रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए 3x³ प्लस 5x² बटा 5x ये एक बहुपद है, क्योंकि देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x³ बटा 5x प्लस 5x² बटा 5x। ठीक है, तो x से यहाँ कट जाएगा 2 बार में, x से ये x कट जाएगा 1 बार में, तो ये आ गया 2x² बटा 5 और 5 बटा 5 ये भी कट जाएगा, तो ये हो गया 2x² बटा 5 प्लस 1। इस तरह से यह एक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि पावर इसका क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए अगर यही इस तरह से होता 2x² प्लस 5x बटा 5x², तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि अगर इससे दोनों में भागा दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² बटा 5x² प्लस 5x बटा 5x²। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस पावर जो होता है ऊपर जाकर -2 हो जाएगा, तो -2 और +1 -1 बच जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इतना समझिए, जब नीचे जो चर है उसका घात ज्यादा हो ऊपर वाले के चर के घात से, तो ऊपर वाला चर यहाँ है और उसका घात 1 है, यहाँ घात 2 है, इस तरह से ये बहुपद नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखिए बेहतर समझ में आएगा। यहाँ देखिए 5x² प्लस 3x प्लस √3 यह एक बहुपद है। लेकिन यहाँ देखिए अगर यही ऐसे रहता √x प्लस 5 तो यह एक बहुपद नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, अगर इस तरह से हो √2x प्लस 5x² प्लस 3 तो यह एक बहुपद है। लेकिन इधर देखिए अगर यही इस तरह से होता है 2x के पावर 1/2 प्लस 5 तो एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पावर जो है इसमें आ गया, बटा में आ गया है। आगे देखिए अगर केवल 5 हो तो ये भी एक बहुपद है, क्योंकि हम लोग 5 को लिख सकते हैं 5x के पावर 0। और यहाँ देखिए अगर इस तरह से हो 3x के पावर 0.5 तो यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि 0.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको बहुपद कौन है और कौन नहीं है समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये बहुपद हुआ और ये बहुपद नहीं हुआ। इस टाइप में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है और निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद को दो तरह से बांटा गया है। बहुपद यानी दो प्रकार के उनका डिवाइड किया गया है दो प्रकार से। एक किया गया है उनके पद के आधार पर और दूसरा किया गया है उनके घात के आधार पर। एक पद के आधार पर
और दूसरा घात यानी पावर के आधार पर। तो पद के आधार पर जो बहुपद होते हैं उनके बारे में देखते हैं। एक में एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब देखिए ये क्या है एक पदी बहुपद। पद का मतलब हुआ जिसे जोड़ घटाव के द्वारा अलग होता है। इसमें कहेंगे कितना पद है, तो दो पद है, एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ। और इसमें कितना पद है, तो एक ही पद है, क्योंकि ये बीच में कहीं जोड़ घटाव नहीं है। तो इस तरह से एक ही पद हो गया। तो जिस बहुपद में एक ही पद हो, यानी एक पद हो, केवल एक, तो उसे हम लोग कहते हैं एक पदी बहुपद। इसका डिफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। जिस बहुपद में एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x², यह एक पदी बहुपद है क्योंकि दोनों मिलकर एक टर्म बना रहे हैं। उसी तरह 5x - 3x + 5, ये सब के सब एक पदी बहुपद है। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में आते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन द्विपदी बहुपद है, कौन एक पदी बहुपद है, कौन त्रिपदी बहुपद है। इसलिए इसको ध्यान से देखिए। द्विपदी बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें दो पद हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, जिस बहुपद में दो ही पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। बाकी सब परिभाषा एक समान है, केवल यहाँ पर जो संख्या है उसको बदल देना है, 1 को 2 कर देना है या 3 कर देना है, तो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। तो द्विपदी बहुपद का हो जाएगा जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x² + 5, इसमें कितने पद हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ, दो पद है, तो द्विपदी बहुपद हो गए। उसी तरह से यहाँ देखिए 2x - 50, तो यह भी एक द्विपदी बहुपद है क्योंकि इसमें भी पावर कितना है, सॉरी पावर का टर्म कितना है, दो टर्म है। आगे देखिए 5x³ + 3, ये भी एक द्विपदी बहुपद है। इस तरह से द्विपदी बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें कितने पद होते हैं, दो पद। आगे देखते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जिसमें 3 पद हो। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, जिस बहुपद में 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हो जाएगा 3x² + 5x - 3, यह एक त्रिपदी बहुपद हो गया। उसी तरह से 5x³ + 3x² - 5x या 5, ये भी एक त्रिपदी बहुपद हो गया। और एक लास्ट में चतुर्थपदी बहुपद। ठीक है। जिस बहुपद में कितने पद हो, 4 पद हो। जैसे देखिए 2x³ + 5x² + 3x - 3, यह एक चतुर्थपदी बहुपद है क्योंकि इसमें 4 पद हो गए, 1 2 3 4। तो आप लोगों को पद के हिसाब से बहुपद के प्रकार समझ में आ गया। जिसमें एक पद हो एक पदी, जिसमें दो पद हो द्विपदी, जिसमें 3 पद हो त्रिपदी बहुपद, जिसमें 4 पद हो चतुर्थपदी बहुपद। उसी तरह 5 पद होगा तो पंचपदी बहुपद। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद चलते हैं घात के आधार पर। तो घात के आधार पर सबसे पहला जो बहुपद है उसका नाम है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए तो रैखिक बहुपद आता है 1 नंबर में, रैखिक बहुपद। ठीक है। अब रैखिक बहुपद क्या है, तो इसमें घात के आधार पर जो भी बहुपद है उसमें घात का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। उसमें कितने टर्म है, कितने पद है, इसका वैल्यू नहीं होता है, घात का वैल्यू होता है। जैसे रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसका पावर 1 हो। तो यहाँ पर अगर देखें तो पद के हिसाब से द्विपदी बहुपद है क्योंकि इसमें कितने पद हो गए, 2। लेकिन घात के आधार पर देखें तो यहाँ x यानी चर का पावर कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं रहता है तो पावर 1 रहता है। इस तरह से यह एक रैखिक बहुपद ही हुआ।
इसमें इसका डिफिनेशन हो जाएगा रैखिक बहुपद का, जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हो जाएगा 5x 2x प्लस 5 3x माइनस 2, ये सब रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ पावर क्या है 1 है। तो अगर पद के हिसाब से देखें तो ये द्विपदी बहुपद है, ये भी द्विपदी बहुपद है, लेकिन हम लोग घात के आधार पर चलना है, इसलिए दोनों के दोनों तीनों रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या है? तो जिस बहुपद का घात 2 हो, जैसे यहाँ देखिए 2x², यहाँ घात यानी पावर कितना है 2 है, तो इस तरह से यह एक द्विघाती बहुपद हो गया। लेकिन पद के हिसाब से देखेंगे तो ये एक पदी बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद का डिफिनेशन हो जाएगा, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे द्विघाती, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, सबका डिफिनेशन आपको नोट करना है, केवल एक का लिख दिया हूं, उसके बाद में सब उसी पर लिख लेना है और नोट कर लेना है। द्विघाती बहुपद हो जाएगा जिस बहुपद का घात कितना हो 2 हो, जैसे देखिए 2x² हो गया घात 2, ये एक रैखिक द्विघाती बहुपद हो गया। उसी तरह से 5x 3x² माइनस 5x प्लस 3, ये भी एक द्विघाती बहुपद है। देखिए पावर कितना है 2 है, लेकिन अगर पद के हिसाब से लेंगे तो 1 2 3, क्योंकि 3 पद है इसलिए त्रिपदी बहुपद होता, लेकिन घात के आधार पर द्विघाती बहुपद ही है। इसी तरह से 5x³ माइनस 5, ये भी एक त्रिघाती बहुपद है, अब द्विघाती बहुपद है। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर में त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। बस यहाँ जो नंबर दिया गया उसको चेंज कर देना है। तो त्रिघाती बहुपद जैसे हो जाएगा 5x³ हो गया त्रिघाती बहुपद, क्योंकि घात कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह से 2x³ प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 10, ये भी एक त्रिघाती बहुपद हुआ, क्योंकि घात कितना है, ज्यादा से ज्यादा घात 3 है, तो यह एक त्रिघाती बहुपद हो गया। ठीक, आगे चलते हैं चतुर्थ घाती बहुपद। चतुर्थ घाती बहुपद, या इसको द्विघाती बहुपद भी कहते हैं। द्विघाती बहुपद, जिस बहुपद का घात कितना हो 4 हो उसे हम लोग कहते हैं चतुर्थ घाती बहुपद। जैसे देखिए 5x⁴ हो गया, ये हो गया चतुर्थ घाती बहुपद। लेकिन अगर पद के हिसाब से देखा जाए तो एक पदी बहुपद है। उसी तरह से 5x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x माइनस 5, यह भी एक चतुर्थ घाती बहुपद हुआ। देखिए पावर कितना हुआ, यहाँ पर 4 है, इसलिए चतुर्थ घाती बहुपद हो गया। तो बहुपद को दो तरह से बांटा गया है, एक पद के हिसाब से और एक घात के हिसाब से। तो पद के हिसाब से बहुपद हुआ एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी। आगे घात के हिसाब से हुआ रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात कितना हो 1 हो उसे रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद और चतुर्थ घाती बहुपद। आशा करता हूँ ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ना है बहुपद के शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्यक। ये क्या है देखिएगा, बहुपद के शून्यक का मतलब हुआ बहुपद में जो चर है उसका वैल्यू क्या रखने पर पूरा बहुपद 0 में कन्वर्ट हो जाए। जैसे एग्जांपल देखिए 5x माइनस 3,
इसमें x का वैल्यू कितना लिया जाए कि टोटल 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह से x प्लस 3, इसमें x का वैल्यू कितना लिया जाएगा कि टोटल का मान 0 हो जाएगा। तो देखिए यदि x का वैल्यू हम लोग -3 लेते हैं और +3 तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से यदि इसमें हम लोग x का वैल्यू लेते हैं 3/5 तो ये हो जाएगा 5 गुना 3/5, x का वैल्यू हो गया 3/5 -3, 5 5 कट जाएगा और 3 एकम 3 में से 3 जाएगा 0। तो इस तरह से 3/5 इसका शून्यक हो गया और -3 इसका शून्यक हो गया। तो शून्यक क्या है समझ में आया कि चर का वह मान जिसे उस बहुपद में रखने पर बहुपद का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। डिफिनेशन इसका हो जाएगा बहुपद का के शून्यक बहुपद में दिए गए चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर वह शून्य, वह यानी बहुपद, वह शून्य में बदल जाए, यानी उसका वैल्यू कितना हो जाए शून्य हो जाए, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। बहुपद का क्या कहते हैं शून्यक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 5 प्लस x या x प्लस 5, इसका शून्यक क्या होगा 5 प्लस x का शून्यक। तो देखिए किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम लोग बहुपद लिखकर अब बराबर में 0 दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस x बराबर 0 या x बराबर 0 प्लस 5 पे जाकर क्या आ जाएगा -5 या x बराबर -5। अतः -5 इस बहुपद का क्या हो गया शून्यक हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, इसे मान लीजिए 3x प्लस 10, इसका बहुपद क्या, इसका शून्यक क्या होगा 3x प्लस 10 का शून्यक क्या होगा। तो लिखेंगे 3x प्लस 10 का शून्यक बराबर 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 लिख दिया जाएगा। उसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x बराबर प्लस 10 है तो इधर क्या हो जाएगा -10 या x इक्वल टू -10/3। अतः -10/3 इस बहुपद का क्या हो गया शून्यक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसमें x का वैल्यू -10/3 रखते हैं तो टोटल किस में बदल जाएगा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग चेक कर लेते हैं 3 गुना x का वैल्यू कितना है -10/3 और प्लस 10, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में और 10 एकम -10 हो गया प्लस 10, तो प्लस 10 और -10 क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो गया। अतः -10/3 क्या हो गया इसका शून्यक हो गया। उसी तरह से -5 किसका शून्यक हो गया है 5 प्लस x का। जैसे देखिए 5 और x का वैल्यू कितना है -5, इस तरह से 5 माइनस प्लस -5 और प्लस 5 -5 मिलकर क्या हो गया 0 हो गया। अतः -5 इस बहुपद का शून्यक हो गया। तो शून्यक क्या है समझ में आ गया कि किसी बहुपद में चर का वह मान जिसे उस बहुपद में रखने पर टोटल बहुपद का मान कितना हो जाए 0 हो जाए, उसे हम लोग उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें दो बहुपद के जो दो शून्यक दिए हैं उसको नोट कर लीजिएगा और बहुपद के शून्यक का डिफिनेशन। अब एक रैखिक बहुपद लेते हैं। रैखिक बहुपद जैसे 5x माइनस 3 ले रहे हैं, 5x माइनस 3, तो इसका शून्यक क्या होगा का शून्य तो निकालेंगे 5x माइनस 3 बराबर 0 या 5x बराबर +3 हो जाएगा, इधर -3 इधर +3 हो जाएगा, या x इक्वल टू 3
3/5 गुना में 5 है तो इधर बाटा में आ जाएगा, तो 3/5 इस बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो इस बहुपद का एक ही शून्यक प्राप्त हुआ 3/5। अब एक दूसरा बहुपद हम लोग लेते हैं जो द्विघाती है। द्विघाती बहुपद के द्विघाती बहुपद एक लेते हैं x² + 7x + 7x + 12, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ -7 कर दीजिए कि इसका शून्य क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे इतना का शून्य है, हो जाएगा x² - 7x + 12 बराबर 0। अब हम लोग क्लास 8 में और 9th में पढ़े हुए हैं गुणनखंड विधि से इसका शून्य ज्ञात करना या गुणनखंड करना। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड कर देंगे जो दिया हुआ है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए जैसे यहाँ पर है, समझिए x² - 7x + 12, इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट किया जाता है, यानी 1 से यहाँ कुछ भी नहीं था 1 है, 1 से 12 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, ठीक है। उसके बाद 4 × 4, 4 × 3 आएगा। तो इसी में हम लोग देखना है अब कि कौन ऐसा युग्म है गुणनखंडों का, कौन ऐसा युग्म है जिसे जोड़ने पर या घटाने पर 7 प्राप्त हो, यानी +7 या -7। तो देखिए यहाँ पर 3 और 4 7 हो जाता है जोड़ने पर, तो यही हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट में x² और 3 है तो 3x, साइन अभी नहीं देंगे, 4 है तो 4x और +12 बराबर 0। अब यहाँ दोनों का चिन्ह बदलेंगे। तो चूंकि देखिए यहाँ पर ये जो है -7 है, ठीक है। तो यहाँ अगर माइनस लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, तब जाकर -3 और -4 -7 होगा। यदि दोनों जगह प्लस लेते हैं तो +7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ -7 है इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ अगर माइनस लेते हैं यहाँ प्लस, तो 4 में से 3 जगह 1 आएगा जो नहीं है, इसलिए दोनों जगह क्या लेना होगा, माइनस। तो इस तरह से ये हो गया x² - 3x और -4x -7x हो गया, +12 बराबर 0। आगे इसको बढ़ाएंगे, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x - 3 बच जाएगा और इसमें से आ जाएगा कॉमन -4, ठीक है। तो इसमें से -4 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x और माइनस प्लस -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ से यहाँ तक निकाले x कॉमन और यहाँ से यहाँ तक -4 कॉमन निकला है। आगे इसको लिख सकता है x - 4 × x - 3 बराबर 0, या x - 4 बराबर 0 या x - 3 बराबर 0। देखिए x - 4 बराबर 0 और फिर x - 3 बराबर भी क्या लिखा जाएगा 0। आगे इसको बढ़ाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 और इसको आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 3। अतः x का वैल्यू यदि हम लोग 4 रखते हैं तो भी इसका शून्यक हो जाएगा, x का वैल्यू यदि 3 रखते हैं तो भी इसका शून्यक हो जाएगा। अब चलिए चेक कर लेते हैं। बहुपद हम लोग दिया गया है x² - 7x + 12, इसमें x का वैल्यू 4 रख रहे हैं तो 4 का स्क्वायर -7 × 4 + 12। अब देखिए 4 चौका 16 -7 चौका 28 + 12, ये दोनों प्लस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 और -28 बराबर 0 आ गया। अब 3 रखते हैं, ठीक है। तो 3 रखेंगे तो देखिए x³ - 7x + 12, 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर -7 × 3 + 12, 3 का स्क्वायर 9, 7 3 का 21 + 12, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 या 9 21 -12 बराबर 0। देखिए हर स्थिति में 0 आ रहा है, अतः इसका शून्यक हो गया 4 और 3। इस तरह से हम लोग देखें तो इसका एक ही शून्यक आया, इसका 2 शून्यक आया। इससे पता चल रहा है कि रैखिक बहुपद के एक ही शून्यक होते हैं, द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक, इसी तरह त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक, चतुर्थघाती बहुपद के 4 शून्यक, n घाती बहुपद के n शून्यक होते हैं। तो यहाँ हम लोग नोट कर लेंगे इस बात को, रैखिक बहुपद के अधिकतम
एक शून्य हो सकता है। उसी तरह से 2 नंबर में द्विघाती, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, या त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघाती बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। उसी तरह से यदि त्रिघाती बहुपद हो, त्रिघाती बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। उसी तरह से चतुर्थघाती बहुपद हो या n घाती, जितना भी घात हो, n घाती बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। जितना घात होगा, ज्यादा से ज्यादा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि मान लीजिए किसी द्विघाती बहुपद के दोनों शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा हो, तो यदि किसी द्विघाती बहुपद के दोनों शून्यक का नाम दिया गया है अल्फा और बीटा, इस स्थिति में देखिए क्या होता है। इससे पहले देखिए द्विघाती बहुपद के जो सामान्य रूप है, यहाँ देखिए द्विघाती बहुपद के सामान्य रूप क्या होता है। तो द्विघाती बहुपद के सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस -3 या प्लस 3। तो यह एक क्या हो गया, द्विघाती बहुपद होगा। और द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप या सामान्य पद होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये भी पूछा जा सकता है कि द्विघाती बहुपद या त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप या सामान्य पद क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग देंगे, जैसे इसमें ये हो जाएगा, इसमें b हो जाएगा और ये अचर पद c हो जाएगा। उसी तरह से देखिए त्रिघाती बहुपद के सामान्य रूप होता है या सामान्य रूप या सामान्य पद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये त्रिघाती बहुपद का सामान्य पद या सामान्य रूप हुआ। जैसे देखिए 5x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 5, तो इसमें ये हो जाएगा a, -3 हो जाएगा, b हो गया -3 और इसमें c हो जाएगा 3 और ये d हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। इस तरह से यह एक त्रिघाती बहुपद के क्या हुआ, सामान्य रूप या सामान्य पद हुआ यहाँ पर। तो इन दोनों को नोट कर लीजिए कि द्विघाती बहुपद का सामान्य पद ये होता है और त्रिघाती बहुपद का सामान्य पद ये होता है। अब हम लोग चलते हैं, मान लिया जाए कि जो द्विघाती बहुपद है उसके दोनों शून्यक अल्फा और बीटा है। यदि किसी द्विघाती बहुपद के दोनों शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा हो, तो देखिए क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b इसका मतलब हुआ -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, जैसे देखिए एक और पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है
सी बटा ए, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले देखिए अब क्या है। जिससे मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 यह एक द्विघाती बहुपद है। ठीक है, इसके शून्य यदि अल्फा और बीटा हो, इसके शून्य अल्फा और बीटा है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी यानी यहाँ बी का वैल्यू कितना है, -7 है। तो अल्फा इसका मान कितना आया था, हम लोग अभी इसको निकालें इसके पहले। तो अल्फा और बीटा का मान आया था 3 और 4 या 4 और 3 आया था। इन दोनों शून्य किसका आया था, 4 और 3। तो इसका यदि कहा जाए कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा इस बहुपद के, यानी इस दिए गए इस द्विघाती बहुपद के अल्फा और बीटा यानी शून्यकों का योग। ठीक है, अल्फा और बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी। तो माइनस बी का मान कितना दिया, -7 बटा ए। तो ए का मान है यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, बराबर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 7 बटा 1 यानी 7। यह आंसर हो गया किसका, इसके शून्य को यदि हम लोग निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इसको निकाल कर अभी चेक भी करा देते हैं। चलिए 2 नंबर में यदि कहे कि इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। कहाँ से आया, तो देखिए फॉर्मूला में है यहाँ पे, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा। तो अचर पद इसमें कौन है, 12 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ 1 है, यानी 12, यानी दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 12 होगा। तो ये हुआ फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज कहाँ किया जाता है। यदि डायरेक्ट पूछा जाए कि एक शून्य यहाँ एक दे दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अगर दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसके शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यक निकालने के लिए नहीं कह रहा है, यदि डायरेक्ट कह रहा है इसके शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, यानी माइनस बी, तो बी का मान कितना है यहाँ पर 6, तो -6 बटा ए का मान कितना है, यानी हो जाएगा -6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -6, दोनों का योग। अगर पूछे कि इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, यानी सी क्या है यहाँ 9 बटा ए 1 है, तो 1 नहीं लिखेंगे, तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इनके इसके शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 9। चलिए इसको हम लोग चेक कर रहे हैं, चाहे इसको भी चेक कर सकते हैं, इसी को बना रहे हैं, ये इसके पहले बना दिए हैं, उसमें फिर से आप लोग रिपीट कर सकते हैं वीडियो को पीछे करके। चलिए इसको देख रहे हैं, हम लोग बहुपद मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो इसका शून्यक निकालेंगे तो लिखेंगे इसका शून्यक है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब हम लोग फिर वही काम करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पर 9 है, तो 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 हो गया। अब 9 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 9, 3 गुना 3, और कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब इसी में से कोई एक जोड़ा को जोड़कर या घटा कर लाना है 6, तो इस लास्ट वाला जोड़ा को दोनों को जोड़ देंगे 3 को, तो 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 3x, उसके बाद 3x प्लस 9 बराबर 0। अब चिन्ह देंगे, तो चूंकि यहाँ +6 इसलिए दोनों जगह +3 देंगे तब जाकर +6 होगा। ठीक है, अब इसमें से देखिए कॉमन निकल जाएगा x,
तो x कॉमन आ गया तो x प्लस 3 बच गया और इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर जाएगा x प्लस 3 क्या 9 यानी 3 बराबर 0 या x प्लस बाहर वाला की जगह अंदर वाले को एक जगह तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0 या इससे x बराबर हो जाएगा -3 और इससे भी x हो जाएगा क्या चीज x बराबर हो जाएगा -3। इस तरह से इसके दोनों शून्य यानी अल्फा का मान हो गया -3 और बीटा का मान भी हो गया -3। तो हम लोग कह रहे हैं शून्यकों का योग क्या होगा यानी शून्यकों को दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो क्या होगा जैसे यहाँ पर यही पूछा गया है। तो यानी अल्फा का मान है -3 और प्लस बीटा का मान भी है -3 तो -3 और -3 हो गया -6। इस तरह से अल्फा शून्यकों का योग कितना आ गया -6। देखिए तो पहले ही से यहाँ -6 है और शून्यकों का गुणनफल पूछे यानी अल्फा इंटू बीटा तो -3 यानी अल्फा इंटू बीटा तो -3 गुना -3 तो 3 किया 9 माइनस माइनस प्लस यानी 9 तो देखिए तो 9 पहले से ही है। इस तरह से हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला जा रहा है कि दिए गए बहुपद के शून्यकों का योग ज्ञात करें शून्यकों का योग क्या होगा ऑब्जेक्टिव में ये ज्यादा करके पूछते रहता है कि इस बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग का मतलब हुआ -b/a यानी अल्फा प्लस बीटा। जैसे एक और देखिए यहाँ पर दिया है 4x² माइनस 12x प्लस 9 ठीक है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा है। अगर शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम लोग इस मेथड से बनाएंगे गुणनफल विधि से हल करके शून्य निकालेंगे। लेकिन इसमें डायरेक्ट बोला जा रहा है कि शून्यकों का योग क्या होगा तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। फॉर्मूला लिखे -b/a और -b यानी b का मान कितना है -12 है तो -12 माइनस फॉर्मूला में है और यहाँ b का मान है -12 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और बाटा a तो एक मान है 4 कट जाएगा 3 यानी इसके दोनों शून्य को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब शून्यकों का यदि गुणनफल पूछे यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a तो c का वैल्यू कितना है 9 और बाटा a का वैल्यू कितना है 4 इस तरह से हो जाएगा 9/4 ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा दोनों फार्मूला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज कहाँ होता है। यदि पूछे कि दिए गए बहुपद द्विघाती हो सकता है त्रिघाती हो सकता है तो त्रिघाती के लिए अलग फार्मूला है उसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। द्विघाती के लिए कहेगा दिए गए बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा लेंगे -b/a और दिए गए बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा तो क्या लिया जाएगा c/a यानी अल्फा इंटू बीटा ठीक है। अब चलिए एक और लास्ट चीज सीख लीजिए। यदि ग्राफ दिया हुआ हो और पूछा जाए कि इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ग्राफ के अनुसार टॉपिक हो गया ग्राफ के अनुसार शून्यकों की संख्या ग्राफ के अनुसार शून्यकों की संख्या जिसे मान लिया जाए ये ग्राफ है और इस तरह से काटा हुआ है इसके कितने शून्यक हैं तो दिए गए ग्राफ में यदि शून्यक की संख्या पूछे इसके शून्यक की संख्या कितने होंगे सब में x अपना 100 ले लेंगे मान होगा 0,0 तो इसके शून्य के बारे में कहा जाए तो यदि ग्राफ दिया हुआ हो और पूछे कि इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी तो देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले देखेंगे जो रेखा है ये उस ग्राफ में x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है यानी कितने बिंदुओं पर काट रहा है ठीक है। तो यहाँ पर इस एक नंबर में देख रहे हैं x अक्ष पर एक जगह यहाँ है एक जगह यहाँ है ये y अक्ष पर है इसको नहीं लेंगे तो
एक जगह और एक जगह, दो जगह, अतः इसके दो शून्यक हो सकते हैं, दो शून्यक। कहाँ से लाए? क्योंकि ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटा है, प्रतिशत किया है, दो बिंदु पर। इसमें देखते हैं कितने शून्यक है। तो यहाँ देख रहे हैं एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, ये वाई अक्ष पर काटा है इसलिए इसको नहीं लेंगे। यहाँ तीसरा बिंदु है और यहाँ चौथा बिंदु, यानी ये चार बिंदुओं पर एक्स अक्ष को काटा है, इसलिए इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, चार शून्यक हो जाएंगे, चार शून्यक है। यहाँ देख रहे हैं इसमें जो है ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काटा हुआ है, ठीक है, यानी केवल वाई अक्ष पर काटा है। तो एक्स अक्ष पर जितना काटेगा उतना शून्यक, तो चूंकि एक भी बिंदु पर नहीं काटा हुआ इसलिए इसके एक भी शून्यक नहीं है, एक भी शून्यक नहीं है, यानी कोई शून्यक नहीं है। इसमें देखते हैं कितना शून्यक है, एक जगह, दो जगह और तीन जगह, वाई अक्ष से मतलब नहीं है इसलिए इसके तीन शून्यक हो जाएंगे, तीन शून्यक है। इस पर आप लोग 2.1 बना भी सकते हैं, एनसीईआरटी जो दिया हुआ है 2.1 बहुपद में, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल इस ग्राफ के बारे में दिया हुआ है। और आज जितना थ्योरी हुआ है उसको कंप्लीट कीजिएगा, कल हम लोग अगला वीडियो देखेंगे।